में पहुंचते हैं और जब आपसे उस वक्त कहा जाता है ना कि आप एक टॉपिक है नंबर्स वो प्रिपेयर कर लो, तो नंबर्स के टॉपिक को सोच के रैशनल इरेशनल नंबर याद भी नहीं आता अक्सर बच्चों को कि रैशनल इरेशनल नंबर्स भी कर लें। तो कोशिश कीजिएगा ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैं कर रहा हूँ जिसपे काम, ये आपके पास उस टाइम पे भी हो और आप इसको एक नज़र जरूर देख लें, क्योंकि 11th का बच्चा इस मामले में ना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि नंबर्स के टॉपिक में मुझे क्या ही पढ़ना है। ठीक है, तो एक आध चीज काफी मुश्किल आ सकती है। खैर, अब मैंने आपसे क्या कहा, राइट डाउन एन इररेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सही। तो जी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे कह चुका कि जब भी कभी पेपर में एग्जाम में सवाल आए कि राइट डाउन एन इररेशनल नंबर, तो तुम ये जहन में रखो कि तुम डेसिमल नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि जी तुम डेसिमल के बाद उसको 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 10 प्लेस, जितने भी प्लेसेस तक लिखोगे, ठीक है, वो तुम रुक जाओगे उसको लिखते हुए। ठीक है, तो जी डेसिमल नंबर कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा, दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर रूट या रूट के साथ वाले नंबर। अब मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, चलो, या तो आप जो भी नंबर लिखे वो स्क्वायर रूट के साथ लिखे, या जो भी नंबर आप लिखे वो इन टर्म्स ऑफ पाई लिखे। ठीक है, तो सीआई एग्जाम जी में आपको ये करना है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक आपको दोबारा कभी पढ़ाया भी नहीं जाएगा अगर आप ग्रेड 6 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो। सही है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है हमारी यहाँ। अच्छा, अब स्क्वायर रूट, सबसे पहले जो दो नंबर मुझे दिए हुए हैं वो है क्या, 3 और 4। 4 मुझे इन दोनों के बीच का कोई नंबर लिखना है, तो पहले 3 का नंबर, या 3 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। गॉट इट। जी और 4 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 16। सही। चलिए, तो मुझे अब जो नंबर लिखना है वो एक्चुअली 3 और 4 के बीच में नहीं लिखना, बल्कि मुझे जो नंबर लिखना है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बीच का कोई भी नंबर लिख देना। अब ये एक बड़ी रेंज है। ठीक है, 3 और 4, इस बीच में तो कुछ भी नहीं था, जबकि जब आपने इसको रूट में कन्वर्ट किया तो आपको दिख रहा है कि यार रूट 9 और रूट 16 के बीच में काफी सारे नंबर है। तो मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13, या किसी का दिल चाहे वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख दे, किसी का दिल चाहे वो स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख दे। ये वो नंबर्स हैं जो रूट के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, अब अगर आप में से किसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आता है, तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 13 निकालेंगे तो वो एक नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा। ठीक है। जी अच्छा, अब उसके बाद एक और ऑप्शन भी जहन में रखिएगा कि जो नंबर मुझे लिखना है मैं उसको पाए के साथ भी लिख सकता हूँ। तो अब अगर इसके लिए जरूरी है कि पाई की वैल्यू पता हो। पाई की वैल्यू कुछ 3.142 के बाद ऑनवर्ड्स चलती रहती है, और इसमें भी बेतरतीब नंबर्स होते हैं। सही। जी अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो आपसे नंबर मांगा है वो कहाँ है, 3 और 4 के बीच में है ना। जी तो क्या मैं ये कहूँ कि मेरा नंबर जो है, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 2 पाई है? क्या लगता है, 2 पाई 3 और 4 के बीच में होगा? नहीं 2 पाई का मतलब है बेसिकली 3.142 को 2 से मल्टीप्लाई करना, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी 6 आ जाता है। 3.142 आपको 6 से ज्यादा आगे ले जाएगा। जी सही, तो आपको सिर्फ कितना पाई, एक दफा पाई लिख दीजिए बस। सही है। जी हाँ, अगर सवाल ऐसे होता ना, कोई नंबर बिटवीन 6 and 7, तो वहां पर आप 2 पाई लिख सकते थे, क्योंकि 2 पाई का मतलब हो गया 3.142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 6.284। ठीक है, जी तो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई लिख सकते हो, तो फिर आपको ख्याल रखना है कि वो पाई की जो वैल्यू है उसको कुछ टाइम्स बढ़ाना है तो कितने टाइम्स बढ़ाना है,
या नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये दो ऑप्शंस होंगे जब भी कभी इस तरह का सवाल आएगा इर्रेशनल नंबर लिखने का। इसमें दोबारा मैं कह रहा हूँ, डेसिमल लिखने की गलती मत कीजिएगा, सही है। और बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज आप भूल भी जाएंगे, जब तक आपका टाइम आएगा ना तब तक आप इसको भूल भी जाते हैं, इर्रेशनल नंबर, सही है। तो इसलिए ये वाला जरा डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा। ग्रेड 11 में एक दफा इसको सिर्फ वॉक थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको चीजें मिल जाएं कि क्या कुछ पढ़ाया हुआ है, क्या कुछ सिखाया हुआ है। कुछ चीजें इसमें से डेफिनेटली मैंने छोड़ी है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब जैसे चलो एक और सवाल जरा देख ही लो, थोड़ा सा इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। आपको मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और मैंने आपसे पूछा फ्रॉम द नंबर्स लिस्टेड अबव राइट डाउन अ प्राइम नंबर। ऊपर दिए हुए नंबर में से प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 2, ठीक है। अ क्यूब नंबर, एक ऐसा नंबर जो किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करके बना हो। हाँ बोलो बोलो। 81। 81 किस चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करके बनेगा? 8 सर 8 हाँ 8 8 सॉरी। 8 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है, इसलिए ये क्यूब नंबर कहलाता है। एन इरेशनल नंबर, ऊपर दिए हुए नंबर में से इरेशनल नंबर। हाँ, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, सही। अच्छा, तुम में से सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? याद है नहीं याद है वो नहीं पूछ रहा, कितने लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है? 4 लोग, सही है। हाँ, अब ये वाला पार्ट, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब पहले मैं इस 1 और 2 का क्या करूं? स्क्वायर रूट। तो 1 का मतलब तो किस चीज का स्क्वायर 1, रूट? 1 इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। 2 का मतलब 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, सही। जी, तो अब तुम्हें बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बीच का कोई नंबर लिखना है। दैट कुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मे बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन लिख कर आओगे, दोनों नहीं लिखना और करके, सही है। जी, अच्छा, अब मैं इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना चाहूँ तो क्या मैं सिर्फ पाई लिख दूं? नहीं, अगर मैंने पाई लिखा तो ये तो 3.142 है, जी, तो क्या करूँ? उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तब ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा? नहीं, फिर क्या करूँ? पता नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3.14 है मिसाल के तौर पर, है। जी, तो डिवाइड करने पर ये तकरीबन 1.57 कुछ आएगा, क्या ख्याल है? सर जो आएगा वो भी नॉन रिकरेंट होगा, मतलब वो हाँ भी करेंट। हाँ हाँ, अगर तुम कैलकुलेटर है ना, पाए को 2 से डिवाइड करके देखो तो एक नॉन रिकरिंग नंबर ही आएगा। नॉन रिकरिंग नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एक नॉन रिकरिंग नंबर ही आएगा, सही है। एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, अच्छा भाई, समझ आ गई बात ना? जी। बस जल्दी से, हाँ, ये वाला 49 का पार्ट सी, एन इररेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। तो सबसे पहले मैं 7 और 8 का क्या करूं? स्क्वायर रूट निकाल सकते। यानी 7 का मतलब 7 किस चीज का स्क्वायर रूट है? 49। 49। यानी 7 की जगह मैं क्या मान लूं कि ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 49 है। 8 को मैं क्या मान लूं? 64। 64 का स्क्वायर रूट है। अब जो नंबर मुझे लिखना है वो स्क्वायर रूट ऑफ 49 से स्क्वायर रूट ऑफ 64 के बिटवीन कुछ भी हो सकता है। सही है? तो जी। मैं मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 60 लिख रहा हूँ। ठीक। अच्छा, एक और बात सुन लो, ऐसे वैसे होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो तो सुन लो। एन इररेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 8। ठीक। अगर अब जैसे अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स मैंने डिस्कस करी ना, उसमें जो दो नंबर्स थे वो दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, 6 और 7, 7 और 8, 3 और 4, 1 और 2। लेकिन यहाँ जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, बल्कि उनके बीच में एक नंबर को मैंने छोड़ा है। तो आप तो क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए हुए उनको उनके परफेक्ट स्क्वायर्स की शक्ल में लिख दीजिए। यानी 6 को आप मान लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 8 को आप क्या मान लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64। इज दैट राइट? जी। अब क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 से स्क्वायर रूट ऑफ 64 के बीच का कोई भी नंबर लिख सकता हूँ? जी।
हाँ बेटा देखो मेरी स्क्रीन आ रही है वापस आप लोगों के पास? नहीं सर। शायद देखो आया तो बताना। आ गई आ गई। आगे आ गया। चलो। हाँ तो मैं एक बात ये कर रहा था कि वैसे उमूमन इस तरह का सवाल नहीं आता, लेकिन बहरहाल अब बात हो रही है तो अब मैंने जो दो नंबर दिए हैं वो है 6 और 8, यानी इसके बीच में से एक नंबर मैंने स्किप किया हुआ है। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप मुझे 6 और 8 के बीच का कोई इरेशनल नंबर बताएं। तो हम पहले तो वही करेंगे कि 6 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 36, 8 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, सही है ना? अब जी क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 के बीच का कोई भी नंबर लिख दूं तो वो इरेशनल होगा? बताओ बताओ। कोई भी नहीं होगा। कौन सा वाला नंबर नहीं लिख सकता? उसका स्क्वायर रूट मतलब जो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। यानी 6 और 8 के बीच में से मैंने कौन सा नंबर नहीं मेंशन किया, बस 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 7। और 7 असल में किस चीज का स्क्वायर रूट है? 49। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 49 नहीं लिख सकते, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज एक्चुअली अ होल नंबर एंड होल नंबर्स आर रैशनल। ओके, जी तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब स्क्वायर रूट आपने जो भी दो नंबर्स दिए उनके बीच का कोई सा भी स्क्वायर रूट लिख देंगे। ख्याल ये रखेंगे जो दो नंबर्स दिए हुए उनके बीच में तो कहीं कोई होल नंबर नहीं है। जैसे 6 और 8 के बीच में एक होल नंबर है, तो आप उसका रूट नहीं लिख पाएंगे एज ए रैशनल नंबर। जैसे 7 और 8 दिया हुआ है सवाल में, 7 और 8 के बीच में कोई होल नंबर नहीं आता, तो 7 का स्क्वायर बनता है 49, 8 का स्क्वायर बनता है 64। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 के बीच वाला। बट 6 और 8 के बीच में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उमूमन ऐसे सवाल होते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो ख्याल रखिएगा कि बताई है बात क्या। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि बस जो दो नंबर दिए उनको रूट बनाया और उन रूट्स के बीच में कुछ भी लिख दोगे, तो वो कुछ भी हमेशा नहीं वैलिड रहेगा। समझ आइए? जी अच्छा चलो भाई, बस इसी तरह के सवाल है, बाकी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बस एक दफा मैं आपकी बोलेंगे। ये सवाल क्यों मैंने छोड़ा हुआ है? ये वाले सवाल तो करा दिए ना मैंने, ब्रैकेट्स ऐड करने वाले, जी और उसकी टेक्निक भी बता दी मैंने आपको, है ना? जी ठीक है, चले। बस अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, और फिर उसमें राउंडिंग ऑफ। हाँ, आपने जो लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करी थी वही की जिसमें खत्म कर दी है। लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं अभी नहीं खत्म करी, उसके मैंने बेसिक केसेस करे, उसके एक्सेप्शंस बाकी हैं। सही। तुम ये इधर बात कर रहे हो ना, मॉड्यूल 2 की बात कर रहे हो ना, या ओ लेवल वाली क्लास की बात कर रहे हो? मैं वन की बात कर रहा हूँ, मतलब वही बेसिक क्लास है। हाँ बेसिक क्लास की बात कर रही है, वो तो मॉड्यूल 2 में पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ हाँ सही सही। और हाँ नहीं वो भी खत्म नहीं करा।
उसमें अभी मेरे पास एक्सेप्शंस बाकी है, नंबर लाइन बाकी है। नंबर लाइन का थोड़ी होती है लेकिन डायरेक्ट बाकी है। चलो भैया, अभी मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट पड़ा है तो मैं इसी में रूल्स सिखाना शुरू करूंगा। ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। इसमें मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं कराया है, तो एक आध सवाल जो है वो फिलहाल इस साल हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। फिर उसके अलावा जो चीजें थी वो पढ़ाई, अब उसमें प्रैक्टिस मटेरियल है आपके पास, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको भाई, एक तो स्पीड बहुत स्लो आ रही है, रैशनल इरैशनल नंबर तो पढ़ा चुका हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेके आऊंगा। चलिए तो मैं कुछ करूँ, बहुत बुरी बात है। आगे चल, अब मैं इसी डॉक्यूमेंट पे काम शुरू कर रहा हूँ, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तो खैर ज्यादातर लोगों को आती है, लेकिन खैर मैं उसके 5 पेपर कोशिश कराऊंगा आपको। बट उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या वर्ड तेरा आवाज नहीं आ रही आज बेटा करिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसी चीज है जो मैथ्स के अलावा साइंस में भी काम आएगी आपके पास। सही है, इसको कोशिश कीजिएगा कि ढंग से समझने। ये केमिस्ट्री में काम आती है। जिस जमाने में मैं स्टूडेंट था तो मैंने पहली बार केमिस्ट्री में पढ़ा था ये, और क्योंकि केमिस्ट्री बुरी लगती थी मुझे, तो इसलिए जो है वो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लगा था बुरे ही होते होंगे। ठीक है, लेकिन सर उतने बुरे नहीं थे। बाद में जब मैंने ढंग से कभी मैथ्स वैथ्स में पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, ये जो वर्ड है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का वर्ड तो हम सबने सुना है, सुना है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? जो मुझे पता है वो ये है। आपके जहन में अगर और कोई वर्ड आए तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। सही, कुछ अर्से पहले मैं पढ़ा रहा था, किसी ने एक और वर्ड भी बताया था मुझे, मैं भूल गया। सही, इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, या थिंग्स दैट मैटर। सही है, तो उस हिसाब से अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझना चाहेंगे ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स मतलब डिजिट्स या नंबर्स या प्लेस वैल्यू। सही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं डिजिट्स और प्लेस वैल्यूज ऑफ अ नंबर दैट मैटर। ठीक है, आप किसी भी नंबर में बहुत सारे डिजिट्स देख सकते हैं, उसमें से कुछ डिजिट्स या कुछ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू मैटर करती है, या कुछ डिजिट्स या कुछ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू मैटर नहीं भी करती। सही है, अब इसमें जरा देखो, सब लोगों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, यूनिट, 100, यूनिट 10, 100, 1000, ये सब चीजें, ये बात तो सब जानते हैं। प्लेस वैल्यू को बात सबको पता है ना। जी। तो आपके पास कोई नंबर होता है, उस नंबर में कोई डिजिट किसी एक मखसूस प्लेस पे है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लिखूं 3
59। ठीक, ये कितने डिजिट का नंबर है? 3। इट्स अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। अरे यार डिजिट्स, ये 3 डिजिट नंबर। इसमें ये लाइन कौन सी प्लेस पर है? बता दो। ये 3rd। यूनिट, मतलब यूनिट है, 10 है कि 100 है? 100। 100, 900 चल रहा है। वंस। वंस या यूनिट। ठीक है, यूनिट भी कहते हैं, वंस भी कहते हैं, जैसे भी पढ़ा हो आपने। 5, ये कौन सी प्लेस पे है? 10s। ये टेंस प्लेस पे है। सही। जी। और ये कौन सी प्लेस पे है? 100। ये 100 प्लेस पे है। सही है। इसमें से हर डिजिट और उस डिजिट की प्लेस वैल्यू वो मैटर करती है। आप इनको आगे पीछे कर देंगे तो नंबर बदलेगा। सही है। यानी आप इसमें से 3 हटा दें, या बीच में से 5 हटा दें, या फर्ज कीजिए सिर्फ 9 ही हटा दें। अगर आपने सिर्फ 9 को हटा दिया, ऐसी हटा दिए बिल्कुल आप, तो ये 359, वो बेचारा 3 जो 100 प्लेस पे था, वो 9 के हट जाने के पास बाद कौन सी प्लेस पे आ गया? 10s। टेंस की प्लेस पे आ गया। सही है। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हम किसी से $300 उधार लें और उसको बोलें कि यार मैं तुम्हें ना वो $300 का जो बिल्कुल बीच वाला या आखिरी वाला या जो बीच के 2 जीरोस है वो हटा देता हूँ और बस 3 दे देता हूँ, बिकॉज जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अब आपने $300 उधार लेके किसी को सिर्फ $3 दे दिए, तो फिर तो उसके पास वजह है ना आपसे नफरत करने की। ठीक है, बात आई समझ में? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्लेस वैल्यू का बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। आप चीजों को खामखाई खत्म नहीं कर सकते। चलिए पहले तो जरा सिर्फ रूल्स की बात करते हैं, फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर कोशिश करेंगे राउंडिंग ऑफ समझ में आ जाए। सही है? कोशिश कीजिएगा रूल्स आपको समझ में आए। ठीक है, बहुत सीधे साधे आसान से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, कोशिश कीजिएगा जिस तरह लिख रहा हूं उसी तरह समझ में आ जाए आपको। ठीक है, ऑल नॉन जीरो digits of a number are significant। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक नंबर दिया जिसमें सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं। ये नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? इसमें 0। यानी ऐसे डिजिट्स जो जीरो ना हो, जैसे 1 से लेकर 9 तक, ये सब वो डिजिट्स हैं जो नॉन जीरोस हैं। जी। सही है, तो नॉन जीरो डिजिट्स की बात जब होती है तो 1 से लेकर 9 तक। मैथ्स में डिजिट्स कितने हैं? अनलिमिटेड। मैथ्स में डिजिट्स कितने हैं? 10। क्या सही बात बोली मैंने? सर वो तो यूनिवर्सल डिजिट्स होते हैं ना, तो अनलिमिटेड है ना डिजिट्स से देखा जाए। डिजिट्स की बात कर रहा हूँ मैं तो, मैथ्स में बोला ना मैंने। यही डिजिट्स, इन्हीं से नंबर्स बन रहे हैं। ऐसे ही है ना? जी। आप इन्हीं डिजिट्स को यूज करके नंबर्स बनाते हैं। 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर।
5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। सही है, लेकिन आप कोई भी नंबर इन डिजिट्स के बगैर नहीं बनाते। ठीक है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए यही इन्हीं 10 डिजिट्स में से कोई डिजिट इस्तेमाल करते हैं आप, या कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं कोई नंबर बनाने के लिए? सिर्फ ये इस्तेमाल हाँ, करते मतलब रोमन रोमन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सही है? यानी वो आपने जो एक्स और अपना एम और इस तरह के जेड और इस तरह की चीजें पढ़ी हुई है ना, वो सब की बात नहीं हो रही। तो डिजिट्स की बात की है, डिजिट्स तो 10 ही है, नंबर्स कितने हैं? क्या नंबर्स भी लिमिटेड है? नंबर्स लिमिटेड नहीं है, नंबर्स कोई नहीं जानता कितने। सही है, तो है, मैं आपको कोई भी ऐसा नंबर दूं जिसके सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हो, जैसे 351 या 2357 या 173242, पहला नंबर कितने डिजिट्स का है? हैं। 3 डिजिट्स का। दूसरा नंबर कितने डिजिट्स का है? 4 और तीसरा नंबर कितने डिजिट्स का है? 5 अब मैं कहूं भाई, इसमें क्या कोई नॉन सिग्निफिकेंट कोई ऐसा डिजिट है जिसको तुम हटा दो तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगी? नहीं। हम्म, ठीक है, तो आपके पास पहले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आप कुछ भी करके इसको हटा नहीं सकते। सही, इसमें से कोई भी डिजिट हटा नहीं सकते। अगर आपने कोई भी डिजिट किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, आपने किसी को आपने 351 रुपीज देने हैं, तो वो 351 ही देने हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। ठीक है, जितना आपका ड्यू है वो 351। आप इसे राउंड ऑफ करके 350 या राउंड ऑफ करके 300 या राउंड ऑफ करके 400, तो खैर कोई भी नहीं देना चाहेगा अगर देने की बात है। हाँ, कोई आप हमने किसी को 351 दिए हो और वो हमें राउंड ऑफ करके 400 रुपये देना चाहे तो हम खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन जो चीज जैसी है 351 वो 351 ही है। ठीक है, आप इसमें से किसी भी डिजिट को हटा नहीं सकते, भूल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। सही है, ठीक है ना? जी। अगर फर्ज कीजिए 1 हटा दिया आपने यहां से किसी वजह से, तो क्या ये नंबर 351 रहा? नहीं। इसका मतलब है 1 को सिरे से ही खत्म करने का तो ख्वाब नहीं देखा जा सकता। हाँ, आप कहें ये मैं आखिरी वाले 1 को हटाकर इसकी जगह 0 लगा दूं, तो क्या अब ये नंबर 351 रहा? हम्म, आखिरी वाले नंबर को हटाकर जबरदस्ती 0 लगा दिया उसकी जगह, तो क्या ये नंबर 351 रहा अब? बोलो। नंबर था 351, मैंने 1 हटा दिया उसकी जगह 0 लिख दिया, तो क्या ये नंबर अभी भी 351 ही पढ़ोगे? नहीं। हाँ, नहीं। 1 को हटाकर तुम 0 ले आए, तो 0 लाने से कम ये जरूर हुआ कि 3 की प्लेस वैल्यू भी नहीं बदली, 5 की प्लेस वैल्यू भी नहीं बदली, बट वो नंबर बेचारा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। सही है, जी। तो आपको ख्याल रखना है कि प्लेस वैल्यू भी ना बदले, और ये भी ख्याल रखना है कि नंबर की वैल्यू भी ना बदले। सही, तो आप जबरदस्ती 1 को हटाकर 0 कर देंगे, तो 3 और 5 कहेंगे ठीक है जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं 100 प्लेस पे तो 100 पे ही हूँ, 5 कहेगा मैं 10 प्लेस पे तो 10 प्लेस पे ही हूँ। लेकिन वो नंबर कहेगा कि भाई तुम लोग तो खुश हो मगर मेरा जो है वो कबाड़ा हो गया, मैं 351 था मैं 350 हो गया हूँ। सही है, जी। तो इस नंबर में जो भी डिजिट है उसकी बहरहाल एक प्लेस वैल्यू है, उसकी बहरहाल एक सिग्निफिकेंस है, आप उसमें से किसी भी चीज को नहीं हटा सकते। यहाँ तक बात समझ आ गई क्लियरली? दूसरा डिजिट में, सॉरी, दूसरे नंबर में कितने डिजिट्स हैं?
बता दो दूसरे नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 4. 4। और क्या तुम इसमें से किसी को जबरदस्ती बीच में से 5 को उठाकर फेंक दिया? ठीक है, ना तो ये कर सकते हो, ना आप ये कर सकते हो कि बीच में से 3 को निकाल के उसकी जगह कोई और नंबर ला के रख दिया। अगर ऐसा भी किया तो नंबर ही बदल जाएगा। किसी नंबर को बीच में से या आखिर में से या शुरू में से जबरदस्ती रिमूव कर दिया तो बहुत सारे डिजिट्स अपनी प्लेस वैल्यू या नंबर अपनी एक्चुअल वैल्यू खो देगा। सही है? जी. जी तो ना तो आप इसमें से किसी नंबर को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, ना ही आप किसी नंबर को रिप्लेस करके कोई दूसरा नंबर ला कर दे सकते हैं। सही है? तो सब चीजें अपनी अपनी जगह रहेंगी, तो ये नंबर 2357 है, तो 2357 रहेगा। तो इसका मतलब है इन चारों के चारों फिगर्स की अपनी सिग्निफिकेंस है, तो हम कहेंगे इसमें चारों के चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। सही बात? जी चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 तो पहला उसूल तो बड़ा आसान सा है, कोई भी ऐसा नंबर देखो जिसमें सारे के सारे डिजिट्स नॉन सिग्निफिकेंट हो, तो वो सब के सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी मैंने क्या कह दिया, सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हो, तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, चाहे वो नंबर ऐसा ही क्यों ना हो। 35.1, 2.357, 173.24 डेसिमल वाले नंबर्स भी हों अगर, इसमें भी जितने भी डिजिट्स हैं वो सबके सब नॉन जीरोस हैं। सही है ना? जी तो सबसे पहला रूल तो बड़ा आसान है, किसी भी नंबर में अगर आप नॉन जीरो डिजिट्स देखते हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। दूसरा उसूल, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है? आई होप सिग्निफिकेंट का मतलब आप समझ में आया होगा, ऐसे नंबर्स जिनको आप हटा ना सके, जिनको रिप्लेस ना कर सके, सही है, जिनको आगे पीछे ना कर सके। तो अच्छा, अब मैं एक नंबर, बड़ा आसान सा एक नंबर मैं लिखता हूँ, पहले सिंपल सा नंबर लिखता हूँ शुरू में, तो 2305। क्या इस नंबर में सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं? बोलो। हाँ, इस नंबर के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं क्या? जी जी सारे नॉन जीरो हैं, चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नहीं, मगर अगर आप 0 को हटाएंगे तो फिर तो कम हो जाएगा ना। हाँ, अभी तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि अभी जो 4 डिजिट्स देख रहे हो इसमें क्या सबके सब नॉन जीरो है? तो ऐसा तो नहीं ना, एक नंबर है जो एक डिजिट है जो जीरो है। जी सही है? ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट तो हमने ये पढ़ा कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट है। तो अब सवाल ये है कि जीरो का रोल क्या है? अब जीरो का रोल जीरो की पोजीशन तय करती है। अगर जीरो नॉन जीरोस के बीच में आ जाए तो क्या तुम इसको ऐसे ही खामखाई उठाकर बाहर फेंक सकते हो? तुमने कहा ये उठाकर फेंक देता हूँ, नंबर 235 बना देता हूँ, तो जो पहले वाली नहीं वैल्यू थी और जो अब वाली वैल्यू है क्या वो सेम है? नहीं यानी इस जीरो को उठाकर बाहर तो नहीं फेंक सकते। अच्छा, फिर तुमने कहा चले सर फिर ऐसे करता हूँ कि इस जीरो को 3 की जगह और 3 को 0 की जगह ले आता हूँ, तो भी क्या नंबर वही रहा जो था? नहीं यानी एक, ना तो तुम इस जीरो को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक सकते हो, सही है, जी और ना ही तुम इस जीरो को आगे पीछे कहीं कर सकते हो। सही है? जी तो बात क्या है, पहला उसूल तो हमने ये पढ़ा है कि जो नॉन जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जीरोस का क्या? तो जो जीरोस हैं उनकी जो लोकेशन है या जो उनकी प्लेस है उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि वेयर आर द जीरोस प्लेस्ड।
अगर जीरो को नॉन जीरोस के बीच में डाल दो तो उसकी भी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। सही। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बोलो? बताओ। 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। तो जी आपके पास सबसे पहली चीज नॉन जीरोस तो होता ही सिग्निफिकेंट है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जीरोस का क्या? तो जीरोस का मसला ये है कि जीरो प्लेस कहाँ हुआ हुआ है, वो बहुत मैटर करता है। 103, क्या ये वाला जीरो उठाकर बाहर फेंक सकते हो या आगे पीछे कर सकते हो? 1 और 3 के बीच में जो जीरो है। 1 और 3 के हाँ, बीच ये में जो बात जीरो, उसको भी कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आके बैठ जाए ना, तो उसकी भी अहमियत है। सही है। तो ऐसा नहीं है कि जी मतलब हम जो कहते हैं जीरो को की वैल्यू नहीं है। ठीक है। जीरो की जो वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स का सबसे अजीब व गरीब कानून, zeros at the end of a decimal number are also significant। ठीक है, ये सबसे अजीब कानून है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का। क्योंकि हम लोग, मैं आपसे अगर कहूं कभी कि 3 लिखो या 5 लिखो या 7 लिखो, तो हम 3 कैसे लिखेंगे? ऐसे? ऐसी ही बात है ना। बोलो, ऐसी बात है ना। अगर मैं 3 लिखने को कहूंगा तुम लोगों को, तो 3 ऐसे ही लिख लोगे ना। ठीक है। मेरा एक सवाल है, क्या अगर मेरा दिल चाहे, ऐसे ही मेरा दिल चाहे, तो मैं 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ? 3 ही है ना। जी ठीक है। और ऐसे भी लिखूं तो भी 3 ही है ना। जी यानी अक्सर तो ऐसे होता है कि अगर कभी कोई हमें कहता है ना 3.0 लिखो, तो हम कहते हैं 3.0 का क्या मतलब? 3 ही हुआ। कोई कहे 3.00 लिखो, तो हम कहते हैं यार 3.00 मतलब 3। ठीक है। नो बडी राइट्स 4.0 या 5.0। 5.0 लिखना है तो 5 लिख दिया, 5.00 लिखना है तो 5 ही लिख दिया। ऐसे ही होता है। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि यार जब 3 को ऐसे ही लिखा जा सकता था हमेशा, तो क्यों कोई पागल 3 को ऐसे या ऐसे लिखता है? सही है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग अक्सर अब जो है वो पेट्रोल भरवाने गए, कभी पेट्रोल में वो रुपीस पर लीटर या रुपीस वाला जो सेक्शन होता है वो देखा है? जी वो रुपीस वाला जो सेक्शन होता है, वो किस वैल्यू तक जा रहा होता है? कुछ ऐसे होता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स भी शो हो रहे होते हैं। जी अब फर्ज कीजिए आपने पेट्रोल भरवाया, मैं गरीब आदमी हूं तो 12,1,203 रुपए का पेट्रोल भरवाया मैंने, तो वहां ऐसा लिखा हुआ आएगा। सही है। जी अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में तो अगर आपने 1,203 रुपए का पेट्रोल भरवाया है ना, तो वो आपसे 1,210 रुपए ही चार्ज करेगा। ठीक है। 1,203 रुपए हम लोग, खैर हम भी नहीं देते। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपने 1203.57, तो आपके इतने ही पैसे कटने चाहिए ना। जी ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जो है ना, जो करेंसी का हाल है, वो 0.57 को कोई भी नहीं देखता। अब फर्ज कीजिए कि आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में घूम रहे हैं जहां पर आपने इतना पैसा खर्च किया है,
क्या लिखा मैंने? पढ़ो, क्या लिखा है मैंने? कोई नहीं जानता मैंने क्या लिखा है? $203 वही आपने लिखा। $203.57, राइट? जी यानी $203.57, ठीक। जी और आपने फर्ज कीजिए वहां उसको कैश में 204 दिया है, तो क्या वो $204 रख लेगा? जी रख लेगा या 43 सेंट्स वापस करेगा? वापस करेगा ना। 43 सेंट्स, 43 सेंट्स तकरीबन 120 125 रुपए बन जाते। मैं तो रोना शुरू कर दूंगा अगर कोई मेरे 120 125 रुपए रख लेगा तो। सही है, तो वापस करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी में अभी भी इतनी पावर है कि उनकी 43 सेंट्स भी मैटर करते हैं। सही है, हमारे यहाँ तो मैटर ही नहीं करता ना, 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का पता नहीं शायद अब नजर भी आता है नहीं आता। सही है, तो अगर मैं कोई चीज करेंसी में बात कर रहा हूँ तो करेंसी 2 डिजिट्स तक मैटर करती है। तो अगर किसी ने कोई नंबर 3.00 तक लिखा है तो वो बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है कि दिस वैल्यू मैटर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सही है, इन प्लेसेस की वर्थ है। जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं दैट वैल्यू इज एक्यूरेट या दैट वैल्यू मैटर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जैसे आप कोई रेस देख रहे हैं, ठीक है, रेस में क्या होता है, लोग मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड से हार जाते हैं। एक बंदे ने एक 100 मीटर की रेस 12.1 सेकेंड्स में कवर की, दूसरे ने 12.15 या 12.2 सेकेंड्स में कवर की। हम तो ये कहते हैं यार एक ही सेकंड, वो सेकंड के भी 10th पार्ट तक जा रहे हैं। ठीक है, 12.1 सेकंड या 12.15 सेकंड, कौन जीता? 12.1 वाला कि 12.15 वाला? 12.1 वाला। यानी कहीं कहीं कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो 1 डेसिमल प्लेस तक मैटर करती है, कहीं कहीं कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैटर करती है। इज दैट राइट? जी तो अगर कभी कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ देखो 4.0 या 4.4 what हो गया 7.00 या 9.20, तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आखिर में जो जीरो वाली प्लेस है ना वो मैटर करती है, उसकी भी सिग्निफिकेंस है। सही है, आप उसको जी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपनी यूजुअल लाइफ में 4.0 को 4, 7.00 को 7 या 9.20 को सिर्फ 9.2 कर देते हैं। ठीक है, लिखने का मकसद ये है कि यार ये वैल्यूज मैटर करती है। जैसे हमारे सीआई एग्जामिनेशन में जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं 9th या 10th में, वो ये बात जानते हैं कि अगर आपने कभी भी करेंसी कैलकुलेट की है ना, तो करेंसी हमेशा 2 डेसिमल प्लेस में लिखी जाती है। अगर आप उसे 2 डेसिमल प्लेस में नहीं लिखते हैं तो जो पेपर चेक कर रहा है उसके पास इख्तियार है कि वो आपका नंबर काट ले, और मैं काट देता हूँ। सही है, तो कुछ वैल्यूज या कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस तक मैटर करती है। तो बेशक 2 डेसिमल प्लेस तक कोई वैल्यू नहीं है तो वहां के जीरोस लिखे जाएंगे। सही है, तो अगर आप कभी डेसिमल के बाद जीरोस देखें तो उन जीरोस की सिग्निफिकेंस होती है। समझ गए? अब 4.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 तो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट है। ये जीरो क्योंकि डेसिमल के बाद में आया है तो इसलिए इसकी भी सिग्निफिकेंस है। याद रहेगी ये बात? बोलो सही है। इसी तरीके से 7.00 में ये तीनों के तीनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। 9.20 में भी ये तीनों के तीनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का सबसे अजीब कानून है। सही है, अजीब इसलिए क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में इस तरीके से यूज नहीं करते इसको, इसलिए हमें ये जरा मुश्किल लगती है बात। समझ आया है?
जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 ही रूल्स हैं, ठीक है। अभी इसमें नॉन सिग्निफिकेंट का एक रूल बाकी है, एक स्पेशल केस का एक रूल बाकी है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट का एक ही रूल है। जो हमारे बच्चे बुरा करते हैं ना अपने साथ, वो ये बुरा करते हैं कि उन्हें हम सिग्निफिकेंट के कुल मिलाकर 5 रूल्स पढ़ाते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है कि 5000 रूल्स पढ़ाए हैं हमने, ठीक है। जिस वक्त आप ये सोचेंगे